मुख्तलिफ एनालिस्ट इसके ऊपर मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास भी आई, हमने कहा आपके साथ शेयर भी करते हैं, कुछ उसमें डिटेल भी बताते हैं कि किस हद तक ये रिपोर्ट्स ठीक हो सकती हैं या ऐसा भी है कि इसमें कोई शुबे की गुंजाइश बाकी हो। तो प्रवीण सहाने साहब को मैं सुन रहा था, जो इंडियन एनालिस्ट हैं, जब पाक भारत जंग हो रही थी तो उस वक्त इन्होंने जितने तजिए किए थे वो तकरीबन ठीक थे, और जितनी बातें वो अपनी फौज को या अपनी हुकूमत को समझाना चाह रहे थे जो वो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, वो सब बातें बाद में ठीक साबित हुई और उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है, ऐसे पंगा ना लो। अब उन्हीं ने कुछ बातें की हैं ईरान के बारे में। उन्होंने कहा जी कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं ईरान के पास, और ये टोटल पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मुल्कों के पास हैं। वो कौन कौन से ममालिक हैं जी? एक चीन है, एक रशिया है और एक ईरान है। इसके अलावा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। ये बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं और इन्हें तबाह करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, ये बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा किया जिसका जावेद चौधरी साहब ने आपको हेडलाइंस में बताया, और ये बहुत बड़ी खबर है और यहीं से स्टोरी को आगे लेके जाएंगे कि उन्होंने कहा है कि चाइना ने फौजी मदद कर दी है जी ईरान की। तो हम जानते हैं ये फौजी मदद कैसे की गई है और इसका क्या चाइना को भी कोई खमियाजा भुगतना पड़ सकता है या फिर तबाही होने वाली है इसराइल की मजीद। अब ये क्योंकि प्रवीण सुहाने का ये इंकशाफ है और बड़ी हद तक बात दुरुस्त भी है। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि प्रवीण की बातें जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दरमियान तो बिल्कुल सच साबित हुई, और शायद ये जान के आपको बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान ने जो किल चेन बनाई थी इसका सबसे पहले इजहार जो था वो प्रवीण सुहाने ने किया था। अच्छा। और उन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान ने एक किल चेन बनाई है जिसकी वजह से इंडिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बाद में जब हमने तहकीकात की तो वाकई पता चला कि पाकिस्तान ने पूरी एक चेन क्रिएट की जिसको किल चेन का नाम पाकिस्तान ने दिया, और इस हद तक उसके पास इंफॉर्मेशन सॉलिड थी। और वो किल चेन इस तरह है कि सिर्फ जहाज नहीं है बल्कि उसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के अंदर आप मसलन आप ये देख ले कि हैकिंग है, फिर उसके अंदर साइबर अटैक्स हैं, फिर उसके अंदर जैमिंग है, फिर उसके अंदर जहाज हैं, फिर उसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मिल मिला के किल चेन बना दी थी एयरफोर्स ने, और उससे फिर अटैक हुआ इंडिया पे। और ये जो सब कुछ जो पाकिस्तान ने क्रिएट किया था, एयरफोर्स ने क्रिएट किया था, आप इसका कमाल देखें कि उन्होंने अपने सीने के साथ लगा के रखा था। दुनिया में किसी को पता नहीं था कि पाकिस्तान ने किस हद तक तरक्की की और कितना पाकिस्तान की एयरफोर्स आगे चले गई है। और इतना सो फार सो कि उन्होंने एयरफोर्स के अंदर भी लोगों को पता नहीं लगने दिया था। मुख्तलिफ सेगमेंट से हर सेगमेंट मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा था, किसी को किसी के साथ कोई लिंक नहीं था, किसी को किसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं थी। और बल्कि अगर एक लड़का कोई हैकिंग का काम कर रहा है या साइबर अटैक कर रहा है या फिर वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को देख रहा है तो उसको ये नहीं पता कि उसका जो हमसाया लड़का है वो क्या कर रहा है। इस हद तक इन्होंने कमाल किया। और फिर जब 7 मई का दिन आया, फिर उसके बाद 10 मई का दिन आया, तो फिर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि जनाब हम कोई एवं नहीं है कि आप हमारे ऊपर चढ़ दौड़ें, और पाकिस्तान ने फिर उसके बाद कमाल किया। इस सारे प्रोसेस का नाम पाकिस्तान ने किल चेन रखा हुआ था, और ये जो किल चेन है यही कमाल है इसका। और इसका सारे का सारा जो सहरा है वो जो पाक फ़ज़ाइया के चीफ हैं उनके साथ जाता है, उनका ये कमाल है। हाँ जी, एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब। और मैं बड़े मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि इनके जो वालिद थे ना, हाफिज़ साहब थे, उनको हाफिज़ सिद्धों वाला कहते थे, और वो हकीम थे और बेइंतहा नेक आदमी। यानी मेरा जो बचपन है मैट्रिक तक वो हाफिज़ साहब के साथ मैं रेगुलर उनके पास जाता था। मैंने इतना ईमानदार, शानदार और परहेजगार आदमी आप यकीन करेंगे ज़िंदगी में देखा। इनके वाले सबको जानते मैं बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत अच्छी तरह। लाला मूसा के अंदर उनका एक क्लिनिक था और मतलब था, और औरतें और मर्द और बच्चे वहाँ पे जाते थे उनसे इलाज करवाने के लिए। हाफिज़ साहब हर वक्त कुरान मजीद पढ़ते रहते थे, हर वक्त। और जितनी देर भी वो मरीज़ों को देखते थे नब्ज़ से चेक करके मर्ज़ का अंदाज़ा लगा लेते थे, बल्कि शक्ल देख के बंदे की। और वो आम सिंपल सी रेमेडी देते थे कि इसको ये दे दें, इसको ये दे दें, इसका कावा बना के पिला दें, और वो शफा थी उनके हाथ में, इसमें कोई शक नहीं। इंतहा दर्जे के परहेजगार, इंतहा दर्जे के ईमानदार। और उनके साथ ऐसा ही हमारा बचपन गुजरा है वहीं पे। मेरे वालिद साहब के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे और वो हाफिज़ साहब का बड़ा एहतराम करते थे, हाफिज़ साहब उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। और उस वक्त जो उनके दोनों बेटे हैं उनके साथ तो मेरी कोई कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी, मैं ऑनेस्टली कहूँ, ना ज़हीर साहब के साथ हुई ना उनके जो दूसरे भाई हैं उनके साथ, वो अब MNA है वहाँ से। तो पिछले दिन उनका फ़ोन आया तो उनके भाई का बस इतना ही कम्युनिकेशन है। बाकी वो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो वो तशरीफ़ लाए थे फातिहा के लिए। अच्छा। लेकिन जो हाफिज़ साहब थे ना उनके साथ मेरा एक रिलेशन था, इसमें कोई शक नहीं। और मैं हाफिज़ साहब के पास वैसे चला जाता था और उनके साथ गप लगाता, तो बड़ी दुआएं मुझे वो देते थे हाफिज़ साहब। अच्छा। और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई कामयाबी है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि इतना नेक आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा। तहज्जुद का लफ्ज़ मैंने हाफिज़ साहब के मुँह से सुना था, हमें तो पता भी नहीं था, हम तो बिल्कुल ऐसे लफंटर से थे। तो उन्होंने बताया था कि तहज्जुद गुजार रहे हैं और तहज्जुद की नमाज़ कैसे होती है। तो मैंने हाफिज़ साहब से पूछता था कि हाफिज़ साहब 5 नमाज़ें छठी कौन सी पढ़ते हैं आप? तो आपने कुछ ज़्यादा नहीं करती सारे। तो बचपन होते थे, बचपन के ऐसे ही होते थे ख्यालात। तो हाफिज़ साहब ये कहते थे कि बेटा ये एक नमाज है, फ़र्ज़ है, ठीक है, और एक नमाज है जो एहसान है। तो मैं कहते जी एहसान क्या है? वो कहते जी कि ये अल्लाह ताला ने को ख़ास करम मुसलमानों के ऊपर किया है, ये एहसान है, बाकी फ़र्ज़ है। तो ये जो एहसान है ना, इससे बंदे को बाहर नहीं निकलना चाहिए कभी भी। ये तो अल्लाह ताला ने ख़ास हम पे मेहरबानी की है, ये उसका एहसान है। तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है, मेरे आज भी जहन के अंदर है वो तहज्जुद और एहसान। और ये दूसरा ये है कि वो हाफिज़ साहब बड़े हलीमुल तवा और बड़े नफीस आदमी, मैं ऑनेस्टली ये कहता हूँ। तो बस ये उनकी दुआएं
दुआएं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये जो ज़हीर बाबर साहब है ना, इनको अपने वालिद की दुआएं, और ये उसका सदका है उनकी जो आजिज़ी का और उनकी जो इबादत गुजारी का, कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त दी है। अगर उनके वालिद अगर शायद इतने ईमानदार और इतने शानदार ना होते तो शायद इन तक वो असर ना पहुँचता, तो ये उसका असर है जो है। तो बहरहाल किल चेन की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान ने जो कमाल किया ना, वो ये किया कि उसने हर राज अपने सीने के साथ लगा के रखा। बस ये राज 7 मई को निकला और उसके बाद 10 मई को निकला, और परवीन सहाने जो था ना, वो बड़ा ट्रूली वो पेंट करता रहा, और मैं उसके रेगुलर व्लॉग सुनता रहा पूरी जंग के दरमियान, और बड़ा ही उसने ठीक और दबंग तरीके से बोला इसने, कमज़ोर आदमी ने। अब उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा दिल समझता है कि कहीं ना कहीं ये बात दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 3 जहाज़ जो हैं वो चाइना से उड़े, और बाद में उन्होंने रेडार बंद करके और बाकी सिस्टम्स बंद करके फिर वो ईरान के अंदर लैंड किया उन्होंने। ठीक है। और अब अगर इतने सीक्रेटली कोई जहाज़ चलते हैं चाइना के अंदर से और फिर वो ईरान के अंदर लैंड करते हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने फिर ईरान की मदद करनी शुरू कर दी। कार्गो प्लेन है, कार्गो प्लेन है, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि दूसरे आम नॉर्मल जहाज़ नहीं है, तो कार्गो के अंदर ज़ाहिर क्या चीज़ जा सकती है ये। तो मुझे लगता है कि जो मिसिंग लिंक्स थे ईरान के, वो ईरान को सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है चाइना से। और दूसरा, इससे पहले आप देख लें कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनके चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ टेलीफोनिक बात हुई, तो वो एक नेक्सिस क्रिएट हो रहा है या एक ट्रायंगल क्रिएट हो रही है रशिया की और साथ साथ ईरान की और साथ चाइना की। तो अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो आने वाले दिनों में खासे मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ईरान को बस एक पुश चाहिए थी, और पुश अगर उसे ग्लोबल पावर से मिल रही है तो फिर आप ये समझ लें कि मामला इतना सादा नहीं रहेगा, फिर आगे बढ़ेगा। एक और भी बात की है, इन्होंने कहा जी कि जंग अगर तवील होती है तो उसका फायदा सिर्फ ईरान को होगा, क्योंकि तवील जंगें लड़ने का एक्सपीरियंस सिर्फ ईरान को है। इजराइल के पास इतना दमखम नहीं है कि वो लंबी जंग लड़ सके। देखो, इसके अंदर ना, इस जंग के अंदर एक और एलिमेंट भी है जिसको आप माइनस नहीं कर सकते, वो ये है कि अमेरिका ईरान से बहुत दूर है, कोई ज़मीनी सरहद उसके साथ नहीं मिलती, और इसराइल जो है वो भी ईरान से बहुत दूर है, कोई ज़मीनी सरहद नहीं मिलती। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, बम्बार्टमेंट करके ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस को लेकर नहीं आते, आप किसी मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। ना इसराइल कर सकता है, ना ही अमेरिका कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि या आप अफगानिस्तान हो, या फिर आप टर्की हो, या फिर आप पाकिस्तान हो, या फिर आप UAE हो, जो बिल्कुल, या फिर आप इराक हो, जो बिल्कुल साथ मिलते हो ईरान के, और फिर आप अपने ग्राउंड ट्रूप्स लेके वहाँ पर जाकर कब्जा कर सकते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर हुआ, बम्बिंग जो थी अमेरिका ने की फ़िज़ा से, और ड्रोन्स मारे, ये बारिश, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके बाद जब उसे दाखिल होना पड़ा तो उसे ज़मीनी फिर जो रास्ते थे उसको अडॉप्ट करना पड़ा। पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल हुआ, उज़्बेकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल हुआ, टर्की का रास्ता भी इस्तेमाल हुआ, तो सब तरफों से जाके फिर वो अफगानिस्तान के अंदर जाके काबूज हुए। तो आपको फिर ग्राउंड से ट्रुप जो होंगे ना, वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। और ये जो बात है ना कि पाकिस्तान को मदद कर रहा है अमेरिका की, पाकिस्तान ही मदद करेगा, पहले ये ज़हन में रखें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऐसी कोई गलती करेगा। दूसरा, सिर्फ पाकिस्तान से ट्रुप्स नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से ट्रुप जाएँ और जाके वो ईरान के ऊपर काबूज हो जाएँ, क्योंकि एक साइड से अगर करेंगे तो उस साइड से फिर ईरान भी मारेगा, तो आप एक्सपोज हो गए ना। ये तो ऐसे ही है कि हर तरफ से फिर उनके ट्रुप्स उतर रहे हो, हर तरफ से उनके ट्रुप्स उनके ईरान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर रिलाय जो है वो मुश्किल है अमेरिका के लिए भी। ठीक है। तो बहरहाल ये अगर चाइना की तरफ से अगर मदद आनी शुरू हो गई है उसको, ईरान को, तो ये बड़ी खबर है। और अब अगर रशिया की तरफ से भी आ जाती है तो फिर अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो ईरान के ऊपर इस तरह हमला कर सके। और यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है जिसका अंदेशा अमेरिका को भी है कि अगर वो बंकर बस्टर मारते हैं और इसके बावजूद फर्दों की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो तबाह नहीं होती, तो अमेरिका कहाँ स्टैंड करेगा? अमेरिका की टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। अच्छा साहब, इस रिपोर्ट में एक और चीज़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बताई है। उन्होंने कहा जो रशिया है, रशिया ने जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे ईरान के अंदर, उन्हें अभी तक वापस नहीं बुलाया। वो अभी तक फर्दों में भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ साइट्स हैं। और अगर रशिया ने इनकी सपोर्ट करनी शुरू कर दी, साहब, अगर किसी अटैक में कोई रशियन वो कहते हैं कि उसकी डेथ होगी ना साइंटिस्ट की, तो फिर रशिया सीधा पड़ेगा गले जाके अमेरिका के। तो उसने अभी तक अपने साइंटिस्ट नहीं निकाले, रशिया इनडायरेक्टली साथ खड़ा हुआ है। हाँ, वो लगता भी है। और अगर ये फर्दों की साइट्स जो है तबाह हो जाती है ना, तो फिर ज़ाहिर ईरान ने ऐलान किया हुआ है कि जनाब फिर हम हर सूरत एटम बम बनाएंगे। अब अगर वो चाइना की मदद ले लेता है या रशिया की मदद ले लेता है, और इस वक्त सारे अमेरिका, रशिया और चाइना दोनों के खिलाफ है, तो फिर तो ये न्यूक्लियर प्लांट बने ही बने, फिर ये बम बने ही बने। तो फिर आप अगर ये बम बन गया और एटमी पावर बन गया ईरान, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? ठीक है। चले अब चलते हैं जो साहब अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की जो पोजीशन है वो बड़ी डूबियस सी है इस वक्त, लेकिन जब से जनरल आसिम मुनीर ने वहां का दौरा किया है, उस दौरे के बाद से लेके, बल्कि अभी ये दौरा जारी ही है, तो जो अमेरिका है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। आज मार्को रूबियो ने टेलीफोन किया जी, बल्कि ये कल की बात है, फोन किया हमारे वजीर आजम को, और वजीर आजम को जो उन्होंने बात की उसका एक क्रक्स है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उसके बाद चौधरी साहब इस चीज के ऊपर कंप्लीट अपना एक व्यू देंगे कि इन्हें क्या लगता है कि ये कहानी असल में कहां जा रही है, ये है क्या। वो अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान के खिते में अमन के लिए कोशिशों को सराहा है। उन्होंने पाकिस्तान ईरान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात के जरिए खित्ते में क़याम अमन का किरदार अदा करता रहे, और अमेरिका इलाकाई और आलमी अमन इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखेगा। तो ऐसा आपको क्या लगता है मार्को रूबियो? अब देखो, ये बेसिकली वजह यह है कि अभी जब जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे गए और उनकी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो मेरा ख्याल ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा होगा कि आप जी जो हमारी प्रॉपर गवर्नमेंट है उससे रब्ता करें। और मैं ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत है, जैसी भी है लेकिन है, और वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर
चैनल से उनके साथ रब्ता करें, Through proper channel. थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल है जिसके जरिए मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म के साथ बात की है, और वही बात है जो जनरल असम मुनीर के साथ हुई। तो ये चीज़ साबित हो गई कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अपना एक किरदार अदा करे।